आप सभी का स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज 12। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज 12 का मतलब ये हम लोग 12वां चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये ऑप्टिक्स का ये फर्स्ट पार्ट है। ये ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका सेकेंड पार्ट भी है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, उसको भी जरूर देखिएगा। तो इस प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में 1 से 20 तक का ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में जो भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये ऑब्जेक्टिव हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके फाइनल एग्जाम के साथ साथ आपके जो कंपटीशन होते हैं उस कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव का वीडियो पूरा जरूर देखिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि थोड़े थोड़े देख करके छोड़ देते हैं, तो इसे आप लोग जरूर देखिए पूरा और इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिए। ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये आपके सब्जेक्टिव के भी रूप में आते हैं। ये 2 नंबर में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए ये आप दिमाग में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव भी आपके काम में आएगा और सब्जेक्टिव के रूप में काम में आएगा। और दूसरा चीज कि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की। सबसे से आप क्या समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस चारों ऑप्शन में एक हमें चूज करना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या बताता है। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो उस दो नियम में हमारा ये ऑप्शन दिया है ए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो कहेंगे ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ऑप्शन ए सही होगा। क्यों सही होगा? एंगल I जो होता है वो आपतन कोण कहलाता है और एंगल R जो होता है वो अपवर्तन कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो जैसे कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम में जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो एंगल I बराबर एंगल R। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। चाहे वो आपका समतल दर्पण की बात करें, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण की बात करें, या फिर अवतल दर्पण की बात करें, या लेंस की बात करें। ये आपका प्रतिबिंब जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो पर्दे पर प्राप्त वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पर्दे पर जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे आप बार बार देख सकते हैं, उसको आप हमेशा रख सकते हैं। जैसे इस वीडियो में आप हमें देख रहे हैं, इस वीडियो में हमारा जो फिगर है, जो पिक्चर है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। इसको जब चाहे तब आप खोल करके इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो वीडियो बन रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, पर्दे पर बन रहा है। तो कहेंगे पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कहेंगे आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जब आप चेहरा को देखते हैं तो वहां पे प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्योंकि जब तक आप दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तभी तक आपका प्रतिबिंब बनता है और जैसे ही आप हट जाते हैं आपका प्रतिबिंब गायब हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है।
आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो कहेंगे आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो कहेंगे आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? जैसे कि आप देखते हैं अक्सर सुबह उठने के बाद आप जो आईना में अपना चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण होता है, और उस समतल दर्पण में आपका जो चेहरा का फिगर बनता है वो हमेशा आभासी होता है। याद रखिएगा, जिस समतल दर्पण में आप अपने चेहरे को देखते हैं उस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आभासी बनता है। इसलिए कहेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। ये ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो कहेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। मतलब जितना वस्तु बड़ा होगा उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर छोटा वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी छोटा, और बड़ा वस्तु है तो प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। इसलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण गोलीय दर्पण में नहीं आता है, तो ये समतल दर्पण अलग प्रकार के दर्पण है। इसलिए गोलीय दर्पण किसी भी गोले के 2 भाग करते हैं तो एक अवतल बन जाता है और दूसरा उत्तल। तो इसलिए आप याद रखिएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो कहेंगे जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की हमेशा 2 गुनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की हमेशा 2 गुनी होती है। इसलिए r = 2f। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, r = 2f। तो चलिए क्वेश्चन, वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार कैसा होगा? यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की आकृति किस प्रकार का होगा, कैसा बनेगा? तो हम कहेंगे जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा, अनंत मीन्स अत्यंत छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए फोकस पर अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को अनंत और वक्रता के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होगा। वस्तु को अनंत और वक्रता के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। तो कहेंगे जब वस्तु को अनंत और वक्रता के बीच रखते हैं तो दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जब वस्तु को अनंत और वक्रता के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार कैसा बनेगा? तो कहेंगे प्रतिबिंब हमेशा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। तो कहेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं
तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 10 सेमी फोकस दूरी की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की 2 गुनी होती है। याद रखिएगा, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की 2 गुनी होती है। यदि 10 सेमी फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी कर देते हैं, 10 दूना 20 यानी कि r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अवतल दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, क्या इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन होगा? एक अवतल दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, क्या इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन होगा? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण को पानी में डुबोते हैं तो उसकी फोकस में कोई परिवर्तन नहीं होती है, उसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन जो है वो बी सही होगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। याद रखिए कि वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। तो याद रखेंगे कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा, कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तु को जब फोकस पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। वस्तु को जब फोकस पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। तो याद रखिए, इसके पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि जब वस्तु को अनंत पर रखते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता था, अत्यंत छोटा बनता था, वास्तविक और उल्टा बनता था। अब ठीक उल्टा हो गया कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पर होगा, अत्यंत बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। याद रखिएगा, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर होता है और उसका प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो अत्यंत बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होगा। वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। तो कहेंगे, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। याद रखिएगा कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा बनता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा दर्पण समीकरण या सूत्र है? कौन सा दर्पण समीकरण या सूत्र है? दर्पण का मतलब यहाँ पर अवतल दर्पण या उत्तल। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का सूत्र बताइए, तो हम कहेंगे जो दर्पण का सूत्र होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
याद रखिएगा, दर्पण का सूत्र जब भी पूछे या अवतल या उत्तल दर्पण का सूत्र पूछे तो हम कहेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेमी, तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस निकालने के लिए वक्रता में 2 से भाग कर देते हैं, तो f हमारा निकल जाएगा 10 सेमी। तो f हमारा 10 सेमी हो गया। और चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। f इज इक्वल टू -10 सेमी लिखेंगे और ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है u वो -15 सेमी दिया है। तो f दिया है -10 सेमी और u दिया है -15 सेमी, हमें v निकालना है। तो दर्पण के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के फॉर्मूला यूज करके अगर हम निकालते हैं तो आएगा -30 सेमी। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट भी जरूर आप लोग देखिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।